नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज़ के बारे में जो कि सोसाइटी में काफ़ी प्रिवलेंट भी है और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम है। मेरा नाम डॉक्टर राजीव छाबरा है और मैं गुड़गांव में पीडियाट्रिशियन हूँ। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेरेब्रल पॉल्सी या सीपी या हिंदी में जिसे प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी बोला जाता है, उसके कॉजेज़ के बारे में, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या सिम्टम्स के थ्रू मैनिफेस्ट करता है, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, कैसे डायग्नोसिस किया जा सकता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी अन्य बीमारियों के बारे में जानकारी आपके पास अपने आप आती रहे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेरेब्रल पॉल्सी या सीपी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात होता क्या है। जब बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है, स्पेशली फीटस में, आपको ये जानकारी होगी कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है अप टिल द एज ऑफ 6 इयर्स। और जब फीटस कंडीशन में है तब किसी वजह से अगर ब्रेन डेवलपमेंट को धक्का पहुंचता है, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे ब्लड सप्लाई की कमी हो, तो उस वजह से जो डैमेज हो जाता है उसी के मैनिफेस्टेशन को हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो बच्चों के मूवमेंट को अफेक्ट करती है। इसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट छुटपन में ही करने लग जाते हैं और उसका मैनिफेस्टेशन लेटर ऑन तक भी आ सकता है। अब ये जानते हैं कि सीपी कितने टाइप्स के होते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात प्राइमरीली 3 तरह के पाए जाते हैं। एक स्पास्टिक, जिसमें मसल्स काफ़ी टाइट हो जाती हैं, डिस्काइनेटिक, जिसमें मसल मूवमेंट में प्रॉब्लम आती है, एंड मिक्स्ड, जिसमें दोनों वेराइटीज होती हैं। अगर न्यूरोलॉजिस्ट की माने तो देयर इज डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन एज वेल, जिसमें डायप्लेजिक, जिसमें हाथ ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू लेग्स, मोनोप्लेजिक यानी कि एक हिस्सा, यानी कि दोनों हाथ में से एक हाथ या दोनों पाँव में से एक पाँव, इसे हम मोनोप्लीजिया बोलते हैं। अगर ये अफेक्ट ज़्यादा होता है तो इसे मोनोप्लेजिक सीपी बोलते हैं। हेमीप्लेजिक सीपी यानी कि शरीर का आधा हिस्सा अगर काम करना बंद करता है। क्वाड्रिप्लेजिक सीपी यानी कि दोनों पाँव ज़्यादा अफेक्ट होते हैं एज कम्पेयर टू आर्म्स। पैराप्लेजिक सीपी यानी कि दोनों हाथ दोनों पाँव अगर काम करना बंद कर दें, इसे हम पैराप्लेजिक सेरेब्रल पॉल्सी भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सेरेब्रल पॉल्सी के कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की। जैसा मैंने बताया कि ये ब्रेन के उस हिस्से को अफेक्ट कर ले जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे पैदा होने वाले डैमेज या उसके अतिरिक्त भी अन्य हिस्सों को अगर ये अफेक्ट करता है तो उसके मैनिफेस्टेशन को हम सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। ये किसी भी रीजन से हो सकता है, जन्म के पहले, जन्म के समय या जन्म के बाद भी, बट मोस्ट कॉमनली 80% रीजन अगर देखें तो जन्म से पहले पाए जाते हैं। अब उन्हीं कारणों को हम डिटेल से रिस्क फैक्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला और मोस्ट कॉमन रीजन लैक ऑफ ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन। ब्रेन डेवलपमेंट के दौरान जब बच्चा पैदा हो रहा है या उससे पहले, पैदा होने से पहले भी, अगर ब्रेन का डेवलपमेंट के वक्त किसी वजह से भी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाए या ऑक्सीजन न जा पा रही हो, जिसे हम सेरेब्रल एनॉक्सिया भी बोलते हैं, कैन रिजल्ट इनटू ब्रेन डैमेज। दूसरा कारण कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन, अगर बच्चे में दूसरे और अंग के भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। तीसरा मोस्ट कॉमन रीजन कोई जेनेटिक कॉजेज हो सकते हैं जो कि माँ बाप के या हेरिडिटी कॉजेज की वजह से आ रहे हैं। बच्चा अगर प्री टर्म है, उनके वेसल्स इतने डेवलप नहीं होते, इतने मेच्योर नहीं होने की वजह से उनमें डैमेज होने की संभावना रहती है। कर्निक टेरस बोलते हैं, जिसमें जॉन्डिस एक साधारण मात्रा से ज़्यादा चला जाता है, तब भी ब्रेन डैमेज होने की संभावना रहती है। या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो, जब बच्चा डिलीवर हो रहा हो, डिफिकल्ट डिलीवरी हो, आसानी से डिलीवरी नहीं हो पा रही, इस वजह से अगर कोई बच्चे के सिर पे चोट आ जाए तो दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू सेरेब्रल पॉल्सी। अगर बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन हो, जिसे हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और ये इन्फेक्शन सीएनएस यानी ब्रेन में चला जाए, जिसको हम मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं, दैट कैन ऑल्सो रिजल्ट इनटू सेरेब्रल पॉल्सी। एक और जो कॉमन रीजन हमने देखा है वो है मेकोनियम एस्पिरेशन, यानी कि बच्चा अगर अंदर डिस्ट्रेस में है और बच्चा पॉटी कर लेता है जब बच्चा माँ के अंदर ही है, और ये पॉटी बच्चे की सांस की नली में जाने की वजह से अगेन ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम आने की वजह से सेरेब्रल पॉल्सी हो सकती। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। उसका मतलब है कि बच्चे का शुगर लेवल अगर किसी वजह से कम हो जाए। आपने देखा होगा जैसे ही बच्चा पैदा होता है हम माँ को बोलते हैं इमीडिएटली दूध पिलाने के लिए फर्स्ट आवर में,
इसका रीज़न यही है कि हम बच्चे को हाइपोग्लाइसीमिया से प्रिवेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर बच्चे का शुगर लेवल कम हो जाता है तब भी बच्चे का ब्रेन डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे प्रीमेच्योर बर्थ, 28 हफ्ते से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाना, लो बर्थ वेट, इंडिया में किसी भी खाद्य पदार्थ या माँ की डेफिशिएंसी की वजह से या अदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से अगर बच्चे का बर्थ वेट 2.5 किलो से कम है तब भी संभावना बढ़ जाती है। मदर अगर किसी दवाइयाँ ले रही हैं या किसी और सब्सटेंस एब्यूज़ का शिकार है, या मदर को ऐसी कुछ डिजीजेज हैं जैसे हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, इनमें भी सेरेब्रल पॉल्सी होने की संभावना बढ़ जाती है। दो और रीज़न जो हमने देखे हैं जिनमें सेरेब्रल पॉल्सी या प्रमस्तिष्क पक्षाघात की संभावना बढ़ जाती है, वो हैं मल्टीपल प्रेगनेंसीज, यानी कि ट्विन डिलीवरी या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स होना। इन्फेक्शन अगर एमनियोटिक फ्लूइड में है या कोरियो एमनियोनाइटिस हो रखा है या माँ के द्वारा कोई भी बच्चे में इन्फेक्शन जाने की संभावना अगर बढ़ गई है तो उसमें भी सेरेब्रल पॉल्सी की संभावना इंक्रीज हो जाती है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से सिम्टम्स के द्वारा हम सेरेब्रल पॉल्सी को बच्चे में पहचान सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सेरेब्रल पॉल्सी मूवमेंट को और मोटर माइलस्टोन को इम्पैक्ट करता है, विच मीन्स कि अगर समय रहते बच्चा पलट नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है विदाउट सपोर्ट, या चलने में प्रॉब्लम है, तब हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि इस बच्चे को शायद सेरेब्रल पॉल्सी हो सकता है। ऐसे अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग एजेस में वेरियस माइलस्टोन्स जो बच्चे को अचीव करने होते हैं, अगर वो नहीं कर पाता है तब हमें सेरेब्रल पॉल्सी की संभावना को देखना चाहिए। 6 महीने से छोटे बच्चे में आप कब सेरेब्रल पॉल्सी सस्पेक्ट कर सकते हैं कि अगर जब आप उसको लेटाते हैं तो उसकी मसल टोन का ढंग से नहीं होना, उसका गर्दन का ऐसे झुक जाना, या प्रॉपर नेक होल्डिंग नहीं आना, या हाइपर एक्सटेंशन, ऐसे नेक का अकड़ के रखना। जब आप बच्चे को ऐसे दोनों आर्मपिट में खड़ा करते हैं तो बच्चे के पाँव की सीजरिंग होना या क्रिस क्रॉस होना, ये सब लक्षण है अगर आप 6 महीने से छोटे बच्चे को आप ऐसे टेस्ट करें तो। 6 महीने से ऊपर के बच्चे में आपको कब सेरेब्रल पॉल्सी सस्पेक्ट करना चाहिए? आपने देखा होगा कि बच्चे जनरली दोनों हाथ मूव करते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से बच्चा सिर्फ एक ही हाथ बढ़ा रहा है और दूसरे हाथ को स्टिफ रखा हुआ है, यानी कि अगर पहले से ही हैंड डोमिनेंस आ जाए, चाहे राइट या लेफ्ट, तब हमें सस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरे जो माइलस्टोन्स हैं जो इस एज में आ जाना चाहिए, जैसे हैंड टू माउथ हम जिसको बोलते हैं, बच्चा हर चीज़ को अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है। कोई भी चीज़ आप पकड़ाएं एवं हाथ भी, अगर सिर्फ हाथ भी वो मुंह में नहीं ले जा रहा है। तीसरा माइलस्टोन जो हम सस्पेक्ट करना चाहिए, हैंड टू हैंड, यानी अगर कोई चीज़ आप बच्चे को एक हाथ में पकड़ाते हैं वो जनरली दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर देते हैं, बट अगर वो नहीं कर रहा है या रोल ओवर होने की कोशिश, पलटी खाना जिसको बोलते हैं, एक साइड से दूसरी साइड में, ये सब नहीं कर रहा है, तब भी हमें सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में सोचना चाहिए। नॉर्मली स्पीकिंग 10 महीने से ऊपर बच्चे को क्रॉलिंग आ जानी चाहिए। सो अगर क्रॉलिंग में वो अपने दोनों हाथ दोनों पाँव का इस्तेमाल नहीं करते हुए किसी एक हाथ एक पाँव का रेस्ट्रिक्टेड यूज़ कर रहा है या किसी एक हाथ एक पाँव का ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं, देन ऑल्सो वन हैज़ टू सस्पेक्ट कि भाई सेरेब्रल पॉल्सी से तो नहीं डील कर रहे। इसको डायग्नोसिस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है? आइडियली स्पीकिंग एक अच्छी हिस्ट्री लेवें डॉक्टर जब भी पेशेंट से एनकाउंटर कर रहे हैं। उस हिस्ट्री से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कहीं डिले तो नहीं चल रहा है किसी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स का। दूसरे जो टेस्ट कराए जा सकते हैं आपके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, एमआरआई और सीटी स्कैन की भी हेल्प ली जा सकती है। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली एक अच्छी हिस्ट्री, एक अच्छा सिम्टम्स का ले पाना और प्रॉपर चेकअप, उसी से ही डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि इसके ट्रीटमेंट या सिम्टम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है। आइडियली स्पीकिंग सेरेब्रल पॉल्सी का कोई क्योर नहीं है, बट इनके सिम्टम्स को डेफिनेटली मैनेज किया जा सकता है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बेटर हो सके। जैसा मैंने पहले बताया कि मसल्स इसमें स्पास्टिक हो जाते हैं तो मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं ताकि उनके मसल्स को ईज आउट हो सके, ताकि वो ग्रो कर सकें प्रॉपरली। अगर बच्चे को साथ में सीजर्स आ रहे हैं या फिट आ रहे हैं तो एंटी सीजर मेडिकेशन दिए जा सकते हैं। कई बार हमें एंटी डिप्रेसेंट भी देना पड़ सकता है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस की भी आवश्यकता पड़ सकती है। कई बार हमें सर्जरी भी रिकमेंड करनी होती है, जैसे मसल काफ़ी टाइट हो चुकी है और पेरेंट्स अगर लेट आए हैं डॉक्टर के पास तो उनको सर्जरी भी रिकमेंड करनी होती है।
मसल्स काफ़ी टाइट हो जाते हैं तो उनको ईज आउट करने के लिए कई बार हमें बोटुलिनम टॉक्सिन भी दिया जाता है और सर्जरी के द्वारा मसल को रिलैक्स भी कराया जाता है। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट आप जान लीजिए कि फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इसके अलावा कई बार हमें दूसरे थेरेपिस्ट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे स्पीच थेरेपी या ABA थेरेपी एट टाइम्स में भी रिक्वायर्ड। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप ये समझ लीजिए कि एक ऐसे बच्चे को रेज करने के लिए सिर्फ एक परिवार ही नहीं, पूरा विलेज चाहिए आपको उसका पूरी केयर करने के लिए। इसमें न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि बच्चे को न्यूट्रिशन ढंग से मिले, ताकि मसल्स और ओवरऑल उनकी बॉडी स्वस्थ रहे, इन्फेक्शंस कम से कम लगें। इसके लिए वैक्सीनेशन भी टाइमली आपको कराने की ज़रूरत है। एंड मच मोर इम्पॉर्टेंटली आप टाइम से पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, उनसे हेल्प लें और टाइम टू टाइम जैसा भी वो रिकमेंड कर रहे हैं फिजियोथेरेपी के लिए, स्पीच थेरेपी के लिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए, वो आप डेफिनेटली कराएं। तो दोस्तों, अभी तक हमने सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में जानकारी ली कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली इसके ट्रीटमेंट के लिए फिजियोथेरेपी काफ़ी कारगर पाई गई है। सो फिजियोथेरेपी का रोल सेरेब्रल पॉल्सी में इनके सिम्टम्स को ईज आउट करने के लिए क्या है, इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो को अवश्य देखें। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं देखते रहें। थैंक यू।